हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर जो पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की, उसके बारे में जो मेन जो शुरुआत की थी कि जो पुरस्कार कहानी है उसका जो मेन क्या है और जो लेखक परिचय है हमारे जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में देखा। आज इस क्लास के अंदर हम जो पुरस्कार कहानी का जो मूल सार है, हमारे एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन है वो बनाते हैं, वो सारे पॉइंट हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जो पीछे की जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो आप जाकर उसको कंटिन्यू देख सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं पुरस्कार कहानी की। तो देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष है। प्राची के एक निर्बंध कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के आंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। यानी आर्द्रा नक्षत्र है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए, और जो आकाश में देव की जो धुंदुभी है वो उसका घोष यानी हो रहा है, यानी उस टाइम के जो वातावरण है उस वातावरण का वर्णन कर रहा है कवि। और ये कहाँ का है? जिस समय महाराज है, जो महाराज कौन है? जो शासक है कौशल का, उसकी सवारी आ रही है। कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था, यानी जो ये उत्सव है, हमने पिछली क्लास के अंदर पूरी कहानी का मोटा मोटा जो सार तत्व है हमने देख लिया था कि कौशल के अंदर एक उत्सव मनाया जाता है जो हर साल मनाया जाता है। तो ये कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कर्षक बनना पड़ता है, यानी जो महाराज है वहां का शासक है वो एक दिन के लिए क्या बनता है? कर्षक बनता है। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती है। प्रतिवर्ष कृषि का ये महोत्सव उत्साह से संपन्न होता है, यानी प्रत्येक साल ये मनाया जाता है और इंद्र भगवान है उसकी पूजा की जाती है। बरसात वाले टाइम में ये होता है, तो बरसात के जो देवता इंद्र को माने गए तो उस इंद्र की पूजा की जाती है। मगध है, उस मगध का एक राजकुमार है जिसका नाम अरुण है। ठीक है, तो एक तो हमारे मेन कहानी है वो मधुलिका और अरुण की है। तो मेन तो इसके अंदर मधुलिका है जो एक कर्षक युवती है, और जो अरुण है वो मगध का राजकुमार है, शासक नहीं है, मगध का राजकुमार है। वो वहां पर आया हुआ है और उस कौशल में जो उत्सव हो रहा है उत्सव को अपने रथ पे बैठा हुआ देख रहा है। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी, यानी बीज है क्योंकि महाराज है वो कर्षक बने हुए, और उस खेत में जो बीज बोने वाले वो खेत है वो मधुलिका का है। तो मधुलिका है वो बीजों का थाल लिए हुए महाराज के साथ थी। ये खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला था। यानी इस साल जो खेत है वो मधुलिका का है, इसलिए बीज है वो देने का काम है वो मधुलिका को सौंपा गया है। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कोशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ। कोशेय वसन का मतलब होता है रेशमी, वसन का मतलब कपड़ा होता है, जो रेशमी कपड़ा होता है ना, रेशमी कपड़ा। ठीक है, रेशमी कपड़ा। तो कोशेय वदन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। कर्षक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। रूखे अलकों का मतलब होता है अलग, यानी बाल होता है, जो रूखे उसके बाल है। कर्षक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों, यानी श्रम कणों का मतलब पसीना की भी कमी न थी। सब लोग महाराज का हल सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कुतूहल से, यानी उसके अंदर आश्चर्य था, कौतूहल था। उस कौतूहल से वो महाराज का, क्योंकि ये उत्सव की तरह था, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो लोगों में एक त्योहार की तरह था, तो लोग इसको अच्छे से देख रहे थे, खुशी से देख रहे थे। और अरुण देख रहा था कर्षक कुमारी मधुलिका को। यानी यहाँ पर जो उत्सव हो रहा है
तो जो सारे जो जनता है वो महाराज को देख रहे थे, उत्सव का आनंद ले रहे थे, और वहां पर आया हुआ जो अरुण है वो मोहित है किस पे, मधुलिका पे। तो वो मधुलिका को देख रहा है, सारे जो नजर है वो उसकी मधुलिका पे, और दूसरे वो उस उत्सव को देख रहे हैं। आहा कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा, आहा कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है, ये कथन किसका है? तो ये हमारे अरुण का है। ये बात कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? मधुलिका के लिए कह रहा है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो अक्सर हमारे को वहां पर हम पढ़ के जाते पूरी कहानी, फिर भी कंफ्यूजन पैदा करते। तो आहा कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है, ये मधुलिका के लिए कहा है, अरुण ने कहा है। उत्सव का प्रदान करते समाप्त हो गया, यानी जो उत्सव है उसका जो मेन जो काम था वो अब समाप्त हो गया है। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। महाराज ने मधुलिका से कहा कि भाई इस खेत का पुरस्कार जो हर साल हम देते हैं, तो वो पुरस्कार है वो मधुलिका को दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं व राजकीय अनुग्रह था, यानी थाल के अंदर कुछ स्वर्ण मुद्राएं और राजकीय अनुग्रह था जो मधुलिका को दिया गया। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, मधुलिका ने उसको सम्मान किया, उस थाली को अपने सिर से लगा रही, किंतु उसने स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। यानी महाराज पर उस स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने बिखेर दिया। जिस प्रकार हम शादी विवाह में जो पैसे की जो अवारनी करते हैं ना, उसी प्रकार उनने उनको ऐसे करके महाराज पे न्योछावर कर दिया। आगे देखिए, देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन मधुलिका ने कही है। मधुलिका देव किसको कह रही है? उस शासक को कह रही है कि देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, यानी जो ये भूमि है जिसको आप जोत रहे हो, तो ये मेरे पितामहों की यानी मेरे जो पूर्वज है उन पूर्वजों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, यानी इसे मैं बेच नहीं सकती। मतलब आप जो पुरस्कार दे रहे हो इसके बदले में मेरे को जो ये स्वर्ण मुद्राएं दे रहे, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहती हूँ और मैं इसको बेच नहीं सकती हूँ, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, यानी इसका मोल करना, इसको बेचना मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मेरा हक इस पे नहीं है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, यानी महाराज बोलता, जो शासक है वहां का, वो अगर कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पे एक मंत्री था, जो वृद्ध मंत्री था, उसने क्या कहा? अबोध। अबोध का मतलब जो ना समझ हो, जिसको कोई जानकारी ना हो। बोध का मतलब जानना होता है, तो अबोध जिसको कोई जानकारी ना हो। क्या बक रही है, यानी तू क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, यानी तूने राजकीय अनुग्रह यानी जो राजा ने जो आपको दिया था जो स्वर्ण मुद्राएं, तो आप जो राजा है उसका जो पालन, जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रही हो, और तू उसका अपमान कर रही हो, तिरस्कार कर रही हो। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, यानी जो शासक ने जो मूल्य दिया है तेरे को, तो तेरी भूमि है ना उसका चौगुना 4 गुना ज्यादा है उससे। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, महाराज ने संकेत किया तो मंत्री ने कहा, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। यानी महाराज ने संकेत किया कि ये कौन है, किसको? मंत्री को। तो मंत्री ने बताया, देव वाराणसी युद्ध, यानी वाराणसी में एक युद्ध हुआ था, अन्यतम वीर सिंह मित्र, सिंह मित्र है वो कौन है? सिंह मित्र है जो मधुलिका का पिता है, जो एक वीर सैनिक था, ये एकमात्र कन्या है, यानी उस मधुलिका है ना वो सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे, सिंह मित्र की कन्या, यानी महाराज को आश्चर्य हुआ कि वो सिंह मित्र है, वो वीर पुरुष था, उन्होंने इसकी कौशल राज्य की रक्षा की थी। तो सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, यानी मगध के सामने कौशल की राग किसने रखी थी? मगध के सामने कौशल की लाज किसने रखी थी? तो वहां पर आंसर होगा सिंह मित्र, जो मधुलिका का पिता है। उसी वीर की मधुलिका कन्या, यानी वो जो वीर पुरुष था उसी की ये मधुलिका वो कन्या है। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, यानी जो महाराज है वो क्या पूछ रहे, उस मंत्रीवर से पूछ रहे कि इस उत्सव को जो मनाने जा रहे हैं, इस उत्सव के परंपरागत जो नियम क्या, मेरे को एक बार बताइए। तो महाराज ने पूछा, ये महाराज ने, यहां से क्वेश्चन आएगा, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? ये वाक्य किसने कहा था? तो ये महाराज ने, जो वहां का शासक है कौशल का, उसने कहा था।
भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है, उस खेत को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। यानी नेम क्या है कि भू संपत्ति का चौगुना मूल्य मिलता है। कहने का मतलब जो अगर खेत है वो 100 रुपए का है तो उसको 400 रुपए दिए जाते हैं, यानी उसके 4 गुना है तो उसको पैसे मिलते हैं। उस खेत को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, यानी वो खेत है ना, वो जोतने के बाद में जो राजा है उसको जोतता है, उसके बाद में उस खेत की जो देखभाल है वो वही व्यक्ति करता है जिसका ये खेत होता है। वह राजा का खेत कहा जाता है, यानी जिसको बोया जाता है वो खेत राजा का कहा जाता है। और प्रतिवर्ष ऐसा ही सिस्टम हर बार उत्सव के माध्यम से चलता रहता है। किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने ना देखा, यानी जो ये काम हो गया, जो उत्सव है उस उत्सव का जो कार्य है वो पूरा समाप्त हो गया, उसके बाद में उस मधुलिका को वहां पर कभी भी नहीं देखा गया। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही, यानी उसने अपने जो खेत था उस खेत के सीमा पर उसके पास में मधुक वर्ष, एक जो मधुक नाम का वर्ष है, महुआ जो वर्ष, उसके पेड़ के पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही, वहां पर वो चुपचाप बैठी रहती थी। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण इस मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, यानी जो मगध का जो राजकुमार था अरुण, वो एक दिन घूमते घूमते संयोगवश उस मधुक वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। यानी वो एक बेचैनी की तरह कुछ जैसे उसको नींद आ रही थी, अध जो नींद होती है ना, अध कचरी नींद, कभी तो थोड़ी आंखें खुली हुई हो जिसको हम तंद्रा बोल सकते हैं, आधी नींद में हो आधी जगी हुई हो, तो ऐसी खिन्न उदासी हुई बैठी हुई है मधुलिका। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया, यानी अरुण ने न उस अश्व को, जो अपना घोड़ा था, अश्व यानी घोड़ा, उस घोड़े को मौन रहने का संकेत किया कि तेरे को आवाज नहीं करनी है, ये जग जाएगी। उस सुषमा को देखने के लिए परंतु कोकिल बोल उठा, यानी उस सुषमा को, उस जो सुषमा यानी सुंदरता है, उस सुंदरता को देखने के लिए अरुण ने उस घोड़े को कहा कि तेरे को मौन रहना, और वो चुपचाप देखने लगा। परंतु वहां पर एक कोयल थी, वो कोयल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया छी, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया छी, ये वाक्य किसका? तो ये नहीं, ये कोयल है, कोयल के लिए आया है ये वाक्य, कोयल के लिए आया कि जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, कि वो कोयल बोल रही है तो वो अरुण से प्रश्न कर रही है, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो। यानी जब वो कोयल बोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो कोयल है, उस राजकुमार जो अरुण है उससे प्रश्न कर रही है कि जो सोया हुआ सौंदर्य है राजकुमारी का, उसको देखने का, जो कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने का दृष्ट तुम कौन हो, यानी दुष्ट तुम कौन हो। मधुलिका की आंखें खुल पड़ी, जैसे ही कोयल बोली तो मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक, यानी जिसको जानती नहीं है, वह संकोच से उठ बैठी। बद्रे, तुम्हें न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था। यानी दोनों के बीच में बातें हो रही है, किसके बीच में? मधुलिका और उस राजकुमार की, जो मगध का राजकुमार है अरुण। तो ये क्या कर रहा है, मधुलिका की आंखें खुल पड़ी, उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी, यानी जो अपरिचित युवक है तो वो संकोच से, अब कहता भद्रे तुम्ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो, यानी ये कथन है, अरुण ने कहा कि भद्रे तुम्ही तो कल की उत्सव की संचालिका रही हो। तो आगे कहती उत्सव, मधुलिका कहती उत्सव, तो हाँ हाँ उत्सव ही तो था, यानी वो उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान क्यों आपको कल का शोपन सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट रहने देंगे? यानी ये कह रहा है कि मेरे को उस उत्सव का जो शोपन है वो भी सता रहा है, तो आप मेरे को शांति से रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया, ये कह रहा है मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया। ये किसने कहा? ये मधुलिका के लिए अरुण ने कहा है, मधुलिका के लिए अरुण ने कहा है। देवी, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का आहा, मनुष्य कितना निर्दयी अपरिचित है, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग पर। यानी ये मधुलिका बाद में कह रही है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप यहां से जाओ, मेरे को शांत रहने दो, आराम करने दो। आगे देखो,
सरलता की देवी मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। यानी ये कह रहा है कि सरलता की देवी मैं मगध का राजकुमार हूँ। अरुण कह रहा है मैं मगध का राजकुमार हूँ और तेरे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो तू क्या कहना चाहती है। राजकुमार मैं कर्षक बालिका हूँ। राजकुमार को क्या कह रहे हैं कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं एक कर्षक बालिका हूं। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने जीने वाली। यानी आप तो नंदन बिहारी हो, आप तो नंदन बिहारी हो और मैं क्या हूं, मैं नंदन बिहारी का मतलब जैसे नंद भगवान थे जो हमारे कृष्ण के पिता, और बिहारी कृष्ण को कहा गया, तो आप नंदन बिहारी हो और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। यानी मैं तो एक साधारण सी, यानी कहने का मतलब तुम तो भगवान की तरह हो और मैं एक साधारण सी बालिका हूं जो श्रम करके यानी परिश्रम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपवास न करो। कहने का मतलब आज जो मेरे पास में जो भूमि थी वो भूमि भी छीन ली गई है, क्योंकि राजा ने उसको भाई राजा का खेत चुना है तो वो भूमि भी मेरे से चली गई है और मैं दुखी हूं, मैं विकल हूं। ठीक है, और आप मेरा उपवास कहने का मेरा मजाक मत बनाओ। ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बांधे होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई, चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा कि ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। अगर ऐसा ही होता कि कहने का मतलब जो प्यार है वो एक हृदय की भावना है, तो ये ऊंच नीच देखकर या जो पद है उसको देखकर ऐसा नहीं होता है। ये तो जहां कहीं भी मन लगता है वहां पर आ जाता है। तो ये कह रहा है राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कर सक, यानी अगर ये तो राजकुमार था, अगर इसका भी हृदय है तो किसी राजकुमारी की ओर जाता, परंतु एक कृषक बालिका पर आया है। अब ये कह रहा है कि अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई, चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। यानी ऐसी बातें सुनकर फिर राजकुमार यहां से चला गया। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। दो नहीं नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। तरुण नहीं, यहाँ पर अरुण है। ठीक है, अरुण राजकुमार ने क्या कहा था, यानी अब मधुलिका को जब 3 वर्ष हो गए उस बात को, उस 3 वर्ष बाद में वो याद आती है बात। आज बहुत दिन पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। दो नहीं 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 3 वर्ष हुए होंगे। कहने का मतलब उसको ऐसे कंफ्यूजन है कि 2 वर्ष हुए या 3 वर्ष हुए, तो ये कह रहे नहीं उसको 3 वर्ष हुए। इसी मधुक वन के नीचे प्रभात में, प्रभात का मतलब सुबह के समय, तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, यानी अरुण राजकुमार है यहाँ पर, अरुण राजकुमार ने क्या कहा था। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। यानी आज का जो मौसम है वो कैसा है कि वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, बरसात होने वाली है, तेज बरसात। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने लगे की संभावना, यानी गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और ओले पड़ने की संभावना। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। यानी मधुलिका जो उसको टूटी फूटी झोपड़ी है उसके, तो उसको डर लगने लगा, क्योंकि आंधी तूफान आएगा तो ये झोपड़ी कहीं टूट ना जाए, तो उसको एक डर लगने लगा। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कौन है यहाँ, यानी ऐसे वो अनुभव कर रही थी, बैठी हुई थी और उसको ऐसी आवाज आई बाहर से। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कौन है यहाँ। पथिक को आश्रय चाहिए, यानी एकदम से आवाज आई कि पथिक यानी एक राहगीर है, उसको आश्रय चाहिए, यानी उसको कुछ रुकने के लिए जगह चाहिए। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। यानी बाहर आकर जब मधुलिका ने देखा तो एक पुरुष है जो घोड़े की डोर पकड़े हुए खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी राजकुमार, यानी मधुलिका ने सहसा अचानक से चिल्ला उठी कि राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, युवक ने क्या कहा, जो राजकुमार उसने कहा मधुलिका आश्चर्य से। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, यानी चारों ओर माहौल है वो शांत हो गया कुछ समय के लिए। मधुलिका ने अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। यानी मधुलिका तो ऐसी कल्पना कर रही थी, बैठी हुई सोच रही थी कि 3 वर्ष पहले है वो राजकुमार आया था,
ठीक है, उसने क्या कहा था, ऐसे विचार कर रही थी और अचानक से वो जो बातें हैं वो कल्पना थी जो हकीकत में बदल गई। हकीकत में क्यों बदल गई? क्योंकि उसको राजकुमार के बारे में वो सोच रही थी और सामने राजकुमार आकर खड़ा हो गया। इतने दिनों के बाद आज फिर, यानी मधुलिका ने कहा कि इतने दिनों के बाद आज फिर मधुलिका आज आपकी ये क्या दशा, यानी मधुलिका को वह कह रहा है कि मधुलिका आपकी आज ये क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूं। यानी सिर झुकाकर मधुलिका के सामने उसने सिर झुकाकर कहा कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित हूं, यानी उसको मेरे को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, राज्य से बाहर निकाल दिया गया। कौशिका में जीविका खोजने आया हूं, मैं यहाँ कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो विद्रोही राजकुमार है अरुण, वो कौशल में किस लिए आया था? तो जीविका खोजने के लिए। वहां पर आ जाएगा कि मधुलिका से वो पाने के लिए, मधुलिका से प्यार करने के लिए, ऐसा कुछ वहां पर आएगा, जीविका खोजने के लिए। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी, मधुलिका को हंसी आ गई। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी, यानी अनाथिनी जिसके पास कुछ नहीं हो। तो ये कह रहा है कि मगध का जो विद्रोही राजकुमार है उसका स्वागत करे एक अनाथिनी, उसको ऐसी हंसी आई। कर्षक बालिका, अनाथिनी कर्षक बालिका, ये भी एक विडंबना है, तो मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी अगर आप आए हो कि भाई मैं आपका स्वागत करूं, तो मैं एक अनाथिनी हूं, कर्षक बालिका हूं, फिर भी अगर एक विडंबना है, ऐसा ही करना है, तो मैं आपका स्वागत करती हूं, आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। आगे देखो, शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, यानी शीतकाल की रजनी का मतलब रात, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। यानी अब आगे का जो दृश्य है वो क्या है कि मधुलिका और जो ये हमारा राजकुमार अरुण है, दोनों पहाड़ के गह्वर, यानी जो पहाड़ के ऊपर की चोटी है वहां पर बैठे हुए। अब मौसम कैसा है? क्योंकि जो बरसात हुई तो तेज जो आंधी तूफान आई, तो शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से, आगे का जो वर्णन है वो शीतकाल का है, ठीक है, वो शीतकाल के समय रजनी है, कोहरे से धुली हुई चांदनी है, यानी कोहरे के अंदर चांदनी है, आधा कोहरा है, चांदनी पूरी साफ नहीं है, धुंधली सी है। हाड़ कपा देने वाला समीर, यानी हाड़ को, शरीर को कफा देने वाला समीर, यानी हवा चल रही है। तो अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए, यानी जो पहाड़ की जो चोटी है वहां पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? यानी मैंने यहाँ पर बीच बीच में से कहानी के जो मुख्य मुख्य पार्ट लिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनाई जा सकते हैं, पूरी कहानी एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो मधुलिका ने क्या पूछा है, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, यानी आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो फिर इतने सैनिकों को साथ क्यों रखते हो, यानी इनकी क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका, यानी ये जो मधुलिका है, ये अरुण ने कहा, मधुलिका बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका, यानी बाहुबल है वो जरूरी है वीरों के लिए, उनकी ये आजीविका है। तो वीरों की आजीविका क्या है? बाहुबल है, बाहुबल है। ये मेरे जीवन का मरण के साथ है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या, यानी ये मेरे जीवन मरण के साथ है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये मेरे साथ रहेंगे, इनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। नवीन राज्य, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, यानी ये कह रहा है कि मैं नवीन राज्य, एक नए राज्य की स्थापना करूंगा। तो अब मधुलिका क्या करे, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, यानी तेरा उत्साह तो कम नहीं है, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। यानी मधुलिका कह रही है कि बताओ कैसे आप नए राज्य की स्थापना करेंगे, आप कल्पना कर रहे हो तो उसका आनंद मैं भी कल्पना करके ले लूं। तो अब राजकुमार क्या कर रहा है कि ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, मैं तेरे को राजरानी बनाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूं। जब मैं एक नए राज्य की स्थापना करूंगा तो रानी तुझे ही बनाऊंगा और एक सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो, यानी तेरा जो खेत छीन गया उसके लिए तू भयभीत न हो। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, यानी अरुण ने उसके हाथों को पकड़कर दबाकर बोला, मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो।
यानी मेरा भी एक भ्रम है कि सचमुच तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि अरुण तो है वो मधुलिका से प्यार करता ही है। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, यानी जब ऐसे कहा तो युवती का वक्ष स्थल वो फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी ना भी नहीं, यानी वो ऐसी स्थिति में आ गई कि अब क्या करे। उसने न तो हाँ कहा नहीं ना कहा। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पणत लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिकी। यानी जब ऐसी बातें कर रहा था उसके हाथ पकड़ के अरुण ने ऐसा कहा कि तेरे मेरे को रानी बनाऊंगा और तेरे को एक जो राज्य है उस राज्य की रानी है वो तेरे को बनाऊंगा, उस तेरे को सिंहासन पे बैठाऊंगा। तो ऐसी बातें सुनकर जो मधुलिका है उसके वक्ष स्थल वो फूल गए और वो ऐसी अचंभित हो गई कि ना तो वो हाँ कह सकी और ना ही वो ना कह सकी। परंतु इस अवस्था को जो राजकुमार है मगध का अरुण वो पहचान जाता है और उसने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तो तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके, ये उससे पूछ रहा है। अरुण के खड़ग का आतंक देखोगी, यानी अरुण खड़ग का मतलब होता तलवार जो चलाते, तो कहने का मतलब अरुण के जो तलवार चलाने का जो आतंक है ना वो तुम देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, यानी मधुलिका को डर लगने लगा। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या, यानी अब वो कहना तो ये चाहती थी कि एक बार वो कांप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, यानी वो कहना चाहती थी कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं देखना, किंतु उसके मुंह से निकला क्या, यानी वो प्रश्न कर बैठी क्या। सत्य मधुलिका, यानी ये बात है वो सत्य है। कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यानी कब से है चिंतित, जिस टाइम से तूने पुरस्कार न लेकर उनको वापस वो पुरस्कार है वो उस पर न्यौछावर कर दिया था, तो तभी से वो कौशल के नरेश से वो चिंतित है कि तेरे को पुरस्कार नहीं दिया गया। ये मैं जानता हूं, यानी ये मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, यानी तू जाकर उससे कोई प्रार्थना करेगी तो उस प्रार्थना को वो अस्वीकार नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे कि उसको चिंता है कि आपने पुरस्कार भी नहीं लिया है। और मुझे ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए, यानी अभी ये कह रहा है कि तू जाकर उसे प्रार्थना कर। अब वो क्या प्रार्थना करनी है वो आगे इसके आने के अंदर आएगा कि अब मेरे को विदित यानी मेरे को जानकारी है कि जो कौशल के जो सेनापति है ना वो अधिकांश सैनिकों यानी सेनापति वो ज्यादातर सैनिकों को लेकर जो पहाड़ी दस्यु है उस पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर जा चुके हैं। जो कहोगी वह करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा, यानी अब मधुलिका है वो भी उससे प्यार करने लगी और उसके प्यार में भाव विभोर है। अब वो कह रही है अरुण से कि तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, बताइए मेरे को क्या करना है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। यानी अब जो मधुलिका को है ना उसने अरुण ने कहा था, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पहले पिछली क्लास में हमने देख लिया, बता दूं कि उसने कहा था कि तू जाकर उस पुरस्कार के बदले जो पहाड़ के पास वाले जो जमीन है उस जमीन को मांग ले, उस जमीन को मांग ले। तो अब प्रतिहारी ने आकर कहा, यानी जो राजा का जो रक्षक होता है ना जो गेट पे खड़ा रहता है उसने आकर राजा से कहा, जय हो देव, यानी महाराज की जय हो, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। यानी क्योंकि मधुलिका को अरुण ने कहा तो मधुलिका है वो उस शासक के पास में चली गई है जो कौशल का राजा है उसके पास में जाकर वो प्रार्थना करने के लिए गई है। आगे देखो, आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री, यानी महाराज है वो थोड़ी निंद्रा में थे तो आंख खोलते हुए उसने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई, आने दो, यानी उस स्त्री को अंदर आने दो। मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है, यानी महाराज ने क्योंकि प्रजा बहुत बड़ी थी तो महाराज हर आदमी को नहीं पहचानते थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे उसने प्रणाम किया तो महाराज ने कहा कि तेरे को कहीं मैंने देखा है। मधुलिका के बारे में कहा, 3 वर्ष हुए देव, अब मधुलिका कह रही 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी, यानी मेरी भूमि है वो खेती के लिए ली गई थी। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए। अब महाराज कह रहा है कि तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, यानी आज उसका मूल्य मांगने आई हो कि तुमने उस पुरस्कार को नहीं लिया था उस टाइम तो आज उसका मूल्य लेने आए। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए,
यानी ये कह रहा है कि नहीं महाराज मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख फिर क्या चाहिए, यानी अब महाराज कह रहा है मूर्ख तो फिर क्यों आई है यहाँ पर, क्या चाहिए। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि वह वही मैं अपनी खेती करूंगी। यानी ये कह रहा है क्योंकि राजकुमार अरुण ने कहा कि जो हमारा जो ये किला है उस किला की दक्षिणी ओर जो भूमि है ना नाले के पास वाली, वो उबड़ खाबड़ जंगली भूमि है, वो भूमि तू मांग ले। तो ये उस भूमि को मांग ले, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि वही मैं अपनी खेती करूंगी। यानी नाले की जो दक्षिणी ओर जो भूमि है ना वही, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है मधुलिका ने कौन सी भूमि की मांग की थी, तो दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जो जंगली भूमि थी उसकी मांग की थी। तो महाराज क्या कह रहा है, महाराज ने कहा कृषक बालिके यानी किसान की बालिका वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। यानी वो एक तो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है, यानी उस पर खेती नहीं की जा सकती। दूसरी बात है वो दुर्ग के समीप है तो वो एक सैनिक महत्व रखती है, यानी उधर से कोई भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए वो जमीन अच्छी नहीं है। तो फिर निराश लौट जाऊं। अब मधुलिका कह रही है तो फिर आप नहीं देने वाले तो मैं निराश ही लौट जाऊं। जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। यानी अब महाराज को जब ऐसा कहा तो महाराज मान गए। उसने कहा तुम जाओ और अपने श्रमजीवी यानी जो काम करने वाले जो कृषक है उसको वहां पर लगाओ और उस जमीन को साफ करवा लो। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। अमात्य का मतलब जैसे प्रधानमंत्री होता है, तो ये कह रहा है कि मैं जो अमात्य है उसको आदेश देता हूं, आज्ञा पत्र देता हूं कि जाओ ये जमीन है तो मधुलिका के नाम कर दो। जय हो देव, यानी अब मधुलिका कहती जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर गई। यानी अब मधुलिका वहां से निकल गई है। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी कि जैसे ही वो मधुलिका जाकर अरुण को बात बताई कि महाराज मान गए, उसने वो जमीन मेरे को दे दी है, तो प्रसन्नता से राजकुमार की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। यानी सूर्य है उसकी अंतिम यानी शाम का टाइम हो गया है और जो किरणें झुरमुट में घुसकर यानी जो एक जो पेड़ होता है झाड़ी की तरह उसमें से घुसकर उसमें से हल्की हल्की किरणें निकल रही है और मधुलिका के कपोलों को यानी गालों पर वो पड़ने लगी। अरुण ने कहा चार पहर और विश्वास करो। यानी चार पहर की बात है, ये रात है ना वो प्रभात में, यानी रात निकल जाएगी चार पहर में, यानी 8 पहर होते हैं दिन और रात में, 4 रात में होते 4 दिन में होते हैं, तो 4 पहर और विश्वास करो प्रभात में यानी सुबह में इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, यानी तुम्हारा स्वागत होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। यानी मगध से मैं निर्वासित होगा और यहाँ कौशल पे है ना अधिकार करके मैं एक स्वतंत्र राजा बनूंगा। ये बातें कौन कह रहा है, मगध का राजकुमार अरुण कह रहा है मधुलिका, यानी मधुलिका से ये कह रहा है। मधुलिका भयानक अरुण तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। यानी मधुलिका कह रही है भयानक जो तेरा साहस है ना उसको देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम यानी तेरे पास सिर्फ कितने, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मगध का जो राजकुमार है उसके पास कितने सैनिक थे, तो उसके पास 100 ही सैनिक थे कि 100 सैनिकों से तुम इतना बड़ा काम करोगे। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। यानी तीसरा पहर है ना रात का तीसरा पहर है उसमें मेरी विजय यात्रा होगी। तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ। यानी आज रात है जो तुम अपनी झोपड़ी में बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। यानी आज रात को सिर्फ तेरे को झोपड़ी में रहना है। सुबह प्रभात का मतलब सुबह के समय तो तेरा है ना जो राजमंदिर है तो एक रानी बनेगी और राजमंदिर तुम्हारा लीला निकेतन होगा। निकेतन का मतलब ऐसे घर होता है। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। अब पहला भय तो उसको अरुण के लिए उत्पन्न हुआ कि कहीं युद्ध में ये मारा न जाए, कुछ गलत ना हो जाए। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी वह क्यों सफल हो। यानी पहले तो उसको ये सताया कि अगर राजकुमार सफल नहीं होगा तो उसके साथ में क्या होगा। फिर दूसरा भय उसको ऐसा हुआ कि वो क्यों सफल होगा, वो क्यों सफल होगा। श्रावस्ती दुर्ग एक। अब देखिए जो उसको जो पहला भय तो ऐसा लगा कि जो अरुण है वो अगर सफल नहीं हुआ तो फिर राजा इसका क्या करेंगे, अगर इसको बंदी बना लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। और दूसरा इसके मन में आया कि अगर ये विदेशी है, ये हमारे इस
आक्रमण करेगा तो इस पे विदेशियों का आक्रमण हो जाएगा, और मेरे पिता ने तो इसकी रक्षा की थी। तो इन द्वंद की स्थिति में वो आ गई है। अब वो आगे क्या करती है, श्रावस्ती दुर्ग एक, यानी जो श्रावस्ती का दुर्ग है वो एक विदेशी के हाथ में चला जाएगा, ऐसा उसके विचार में द्वंद की स्थिति पैदा होती है। अब आगे क्या होता है, तो क्लास लंबी हो रही है, इसके बाद में जो अगले जो पार्ट है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।